राकेश पांडे जी, सबसे पहले तो जो म्यांमार में लोग मारे गए उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति दे। फिर दूसरी बात मैं आपसे शुरू करूंगा। आपको मैंने 2 बार डिबेट में देखा, मेरठ से बोल रहे थे, आज नागपुर से बोल रहे हैं, आज जनता के बीच से बोल रहे हैं। आपको पता कि जनता का मूड कैसा, कहने की जरूरत नहीं है, आपने पहले आदमी को सुना, उसने बता दिया। कहीं ना कहीं एक सवाल उठता है कि जनता सरकार के लिए है कि सरकार जनता के लिए है। सवाल ये होगा, मैं समझता हूँ जनता सरकार को चुनते अपनी सुविधाओं के लिए, अपने कामों के लिए, पर यहाँ तो थोपा जा रहा। हमें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं। आप करो जो करना आपके मन में आए, पर कहीं ना कहीं संसद में बात होनी चाहिए। मैं बोलूंगा तो बोलोगे कि बोलता है, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ। जेपीसी में बात होनी चाहिए। कांग्रेस वालों ने कहा कि मस्जिदें चली जाएंगी, कैसे चली जाएंगी, कोई हमें ये समझा दे। इतना लंबा भाषण नहीं चाहिए, मस्जिदें कैसे सरकार ले लेगी। शिवम भाई एक बार हमने सुना, नहीं ठीक है, आपने दिया, हमने सुना, हमें ठीक है। हाँ रुक जाइए प्लीज, एक बार ओपनिंग रिमार्क हो जाए सबकी, एक बार रुक जाइए प्लीज। गृह मंत्री को बहुत शौक है, आपके गृह मंत्री को बहुत शौक है इंटरव्यू देने का। मैं चैलेंज और दाव से कहूँ, एक इंटरव्यू रवीश कुमार को दे दो, पतलून गिल्ली हो जाएगी, पता लग जाएगा। अरे नौकरी नहीं बची उस आदमी की, क्यों देते यूट्यूब को इंटरव्यू। भाई ये फिर वही बात है। नहीं जगदीश जी, ये बात गलत है। कौन किसको इंटरव्यू देगा, किसकी पतलून गीली हो रही है, ये देखने के लिए नहीं बुलाया। तो इस तरीके की बातें मत करिए, फिर शिवम बीच में आ जाएंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। गृह मंत्री क्या करें, बस ये प्रायोजित कार्यक्रम मत करिए, ये प्रायोजित जबरदस्ती यूट्यूबर को पत्रकार मत बनाइए कि उसको इंटरव्यू दे दे। हद्दी हो गई। राकेश पांडे जी को ना दे इंटरव्यू, नविका जी को ना दे, उनको क्यों दे भाई। नहीं मैं एक मिनट शिवम, मैं क्लियर कर रहा हूं, मैं किसी व्यक्ति विशेष पर चर्चा नहीं कर रहा हूं। जगदीश जी सुनिए, मैं किसी व्यक्ति विशेष पर चर्चा नहीं कर रहा हूं। और एक बात सुनिए, यहां पर ना पब्लिक के बीच खड़ा होकर कुछ भी प्रायोजित नहीं होता है। तो ये अपना एजेंडा अपने घर रखकर आया करिए मेरे सामने, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं। एकदम अपने घर रखकर आया करिए, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं। और अपना एजेंडा चलाना हो तो सर सड़क पर चलाया करिए, मैं लोगों के बीच जा रहा हूं। अब रुक जाइए भाई, अब रुकिए। हाँ ठीक है, रुकिए सुनवाया आपने, सुन लीजिए मेरी। अरे सुनिए, ये आपकी भाषा में होगा, पब्लिक के बीच व्यू सुनने के लिए आते हैं, इसको लताड़ना आपकी भाषा में कहा जाता होगा। और अगर आपको लताड़ना दिख रहा है तो आपको बड़ा 0 देकर 99 पर रोककर पब्लिक क्या कर रही थी, पूजा अर्चना कर रही थी। क्या पूजा अर्चना कर रही थी? पिछले कितने सालों से सत्ता से आप आ रहे हैं, मतलब पब्लिक आपको लताड़ रही है जगदीश जी, और पब्लिक इसको लताड़ना कहते हैं। तो रुक जाइए, चलिए अब हाँ रुक जाइए, आपकी परिभाषा अपने पास रखे रहिए। अब रुक जाइए, हाँ ठीक है भाई, आपकी भाषा में ये लताड़ना है तो सर लताड़ना ठीक है। आपको इतने देर तक सत्ता से बाहर रखकर, आपको इतने दूर तक सत्ता से बाहर रखकर पब्लिक आपकी पूजा नहीं कर रही है तो सर लताड़ना उसको कहते हैं। पत्रकार का काम होता है पब्लिक के बीच जाकर उनका व्यू जाना। मैं अपना काम कर रहा हूं और मोमिनपुरा में, नागपुर के में इस बीच में हूं, कोई नहीं है। तो एकदम ध्यान से सुना करिए लोगों की राय। अब अनीस जी हैं और कई सारे जहीर भाई भी हैं। वक्फ पर चर्चा चल रही है, गृह मंत्री अमित शाह ने यह कह दिया कि रेट्रोस्पेक्टिव बिल नहीं है। इसका मतलब पहले क्या हुआ था इससे कोई लेना देना नहीं है। अब कोई वक्फ में मसला जाता है, कोई फैसला आएगा तो उसको कोर्ट में चैलेंज कर सकेंगे। तो मस्जिद छीनने की बात, दरगाह छीनने की बात, खानकाह छीनने की बात क्या ठीक है, ठीक लगती है आप? देखिए, वक्फ का जो बिल आया हुआ है, ये बिल जिस तरीके से जेपीसी बनाई है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, और पूरे देश के हर कैपिटल के अंदर, बंबई में, अहमदाबाद में, बेंगलोर में जेपीसी गई और उन्होंने हियरिंग लिया। और हियरिंग लेने के बाद में आज ये पता चला है कि अगले हफ्ते ये वक्फ का बिल जो है इसका संशोधन होने वाला है और पार्लियामेंट के अंदर में पेश होने वाला है। क्या इस तरीके का बिल हमारे सरदार भाई जो है, जितने गुरुद्वारा है उनके ऊपर लाने जाने वाले हैं? क्या नागपुर में दीक्षा भूमि है, क्या वो कंट्रोल करने वाले हैं, गुरुद्वारा कंट्रोल करने वाले हैं? तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार ने ये जो वक्फ का बिल लाया है, ये वक्फ का बिल इसीलिए लाया है ताकि बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स जिनकी जमीनें हैं बंबई के अंदर में, जो वक्फ की जमीन है, क्योंकि मैं वक्फ मिनिस्टर रहा हूँ 7 साल महाराष्ट्र के अंदर में, और मैंने कोशिश की। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है? आप मंत्री रहे ना, रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है? रेट्रोस्पेक्टिव इसका मतलब ये होता है कि ये अपना एक तरफा बिल लाने की कोशिश कर रहे हैं। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब एक तरफा होता है? मुझे जो मालूम है, रेट्रोस्पेक्टिव जो है, जो ये बिल ला रहा है उसके बारे में मैं चर्चा करता हूँ। रेट्रोस्पेक्टिव आपका सब्जेक्ट है, मुझे इस सब्जेक्ट के बारे में सरकार ने कहा है, अमित शाह ने कहा, इसलिए मैं वर्ड का यूज कर। जी, अगर अमित शाह ने क्या संदर्भ में रेट्रोस्पेक्टिव वर्ड यूज किया? रेट्रोस्पेक्टिव मतलब कल क्या हुआ उससे कोई लेना देना नहीं, अब वक्फ के आगे कुछ भी आएगा तो सीधे कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा। देखिए, रेट्रोस्पेक्टिव मतलब अगर उनका जो मतलब है, देखिए ये देश में अब सिर्फ तानाशाही चालू है। ठीक है,
ठीक है, मैं आ रहा हूँ। जबरदस्ती क्या सिर्फ तानाशाही कह देना? अगर आपको पॉइंट वाइज कोई एतराज है, जेपीसी में डिस्कशन हुआ, पहले जेपीसी की मांग हो रही थी, जेपीसी कहा गया तो भी अभी दिक्कत की हम पेपर नहीं देखेंगे, पहले से विरोध करेंगे। देखिए, मुद्दा अभी देश में मुद्दा इतना इम्पोर्टेंट नहीं था वक्फ बोर्ड लाने का। अभी थोड़ी देर पहले आपने बात किया मणिपुर के ऊपर गवर्नमेंट क्या कर रही है। जरूरी क्या है? आज दंगे रोकना जरूरी है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है वो जरूरी है कि सिर्फ वक्फ बोर्ड को पकड़ना जरूरी है? और वक्फ क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए ही है? और भी जो अदर जो कम्युनिटी उनकी जमीनों के बारे में कोई बिल नहीं आता है, ऐसा क्यों है? एक तो जगदीश जी सर बीच में मत आया करिए, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, जनता के बीच में हूं, जनता की राय सुना करिए कान खोलकर और मुंह को बंद करके, और अगर नहीं सुन सकते हैं तो सर मुंह पर टेप लगा लिया करिए, ठीक है? आपकी हिम्मत नहीं है इस तरीके से जाकर जनता के बीच खड़े हो जाए। पांडे भाई, जनता आपके खिलाफ जा रही है। हाँ तो ठीक है ना सर, ये प्रायोजित कार्यक्रम नहीं होता है इस तरीके से, क्योंकि राय हमारे हिसाब से भी हो सकते हैं, हमारे चैनल कोई। ठीक है, रुक जाइए सर, रुक जाइए, आपके हिसाब से सर रुक जाइए। अब प्रियंका भारती जुड़ी है, रुक जाइए प्लीज प्लीज, प्रियंका भारती जुड़ चुकी है, 1 मिनट रुक जाइए। जगदीश जी एकदम बीच में नहीं आइएगा, अगर ये फिर बोलते हैं तो उनकी आवाज डाउन कर दीजिएगा पीसीआर। अब प्रियंका भारती जी 1 मिनट आपको अनइंटरप्टेड है, आप बीच में चली गई थी। हाँ, एक एक करके, कोई बीच में नहीं आएगा, कोई बीच में नहीं आएगा। शिवम आप भी शांत रहेंगे। शिवम ने रेट्रोस्पेक्टिव की परिभाषा बताई, आपने कहा कि सरकार के कहे पर चर्चा कर रहे हैं, तो मैडम सरकार जो परिभाषा देगी उसी के आधार पर सवाल पूछे जाएंगे। सरकार ने ये कहा है कि ये रेट्रोस्पेक्टिव बिल है, इसकी परिभाषा उन्होंने समझाई है, कल क्या हुआ इससे कोई मतलब नहीं है। अब वक्फ के आगे कुछ आएगा तो उससे चैलेंज किया जा सकेगा। तो फिर मस्जिद, दरगाह, खानका छीनने की बात क्या ये सिर्फ वोट बैंक के लिए नहीं है? फिर शिवम भी ये सवाल पूछ रहे थे। राकेश पांडे जी, आप जहां खड़े हैं, जिन लोगों के बीच खड़े हैं, वो विपक्ष नहीं है न सत्ता पक्ष है। आप आम पब्लिक के बीच में गए हैं, आप आम पब्लिक से आप उनकी राय जानना चाह रहे हैं। आम पब्लिक के बीच कौन सी राय आपको मिली? उन्होंने कहा देश के लिए जरूरी मुद्दा रोजगार है, क्योंकि उनके भी बच्चे पढ़े लिखे होंगे और पढ़े लिखे होने के बावजूद वो बेरोजगार बैठे हैं। अब मेरा यही सवाल था कि जिस आपने कन्क्लेव में अमित शाह जी को बुलाया था, मैंने बोला ना, मैंने पूरा वो 1 घंटे का क्लिप सुना, वो सीयूईटी की भी बात कर रहे थे। सीयूईटी पेपर लीक हुआ, कौन जिम्मेदार है? पकड़ पाए? कौन लोग पेपर लीक करवाए थे? यूजीसी का पेपर लीक हो गया, कुछ नहीं कर पाए वो। पिछले साल में 2022 के आंकड़े आपको गिनवा रही हूं, 31,000 प्लस रेप केसेस दायर हुए इस देश में। रोक पाए उसको? नहीं रोक पाए। करप्शन नहीं रोक पाया। तो इन सारे मुद्दों को जानबूझ के आगे लेकर के आ रहे हैं, ताकि जो मेन मुद्दा है कि जो पढ़ा लिखा इंसान बेरोजगार, गरीब, भूखे मर रहा है, एक व्यक्ति दाने के बिना, खाए बिना, राकेश विश्वकर्मा अपनी आत्महत्या कर ले रहा है, इन मुद्दों से देश को भटकाया जा सके। इनको बस यही करना आता है। अगर वक्फ बिल इतना बेहतरीन था तो फिर क्यों जेपीसी में लेके गए? बताना चाहिए ना देश को। अमित शाह जी सब कुछ बड़े क्लियरली बताते, तो ये भी क्लियरली बता देते कि बहुत बढ़िया हम बनाए थे, लेकिन कुछ तो खामियां थी। अब खामियों के बावजूद मुझे ये बताइए, जब जेपीसी मामला गया, इन्होंने बीपीसी क्यों बना लिया उसको? भाजपा का पार्लियामेंट्री कमेटी क्यों उसको बना लिया? कोई भी जो पॉइंट्स विपक्ष ने उसमें डाले उसको इंक्लूड नहीं किया गया। तो जब सब कुछ करना ही था तो जेपीसी बनाना ही नहीं था। खुद को तो ये लोग काउंटर एक्ट कर रहे हैं, खुद पे खुद ही अपने बात में नहीं टिक रहे हैं, तो बाकी देश इन पे भरोसा करेगा तो कैसे करेगा? अब अपना विभाग नहीं संभाल पा रहे हैं, मणिपुर नहीं संभाल पा रहे, और अमित शाह वही अमित शाह है ना। मैं ये भाजपा के लिए भी खतरा है। मैं बता रही हूँ आपको एक इंसिडेंट, क्या बोले थे नरेंद्र मोदी जी पर? बोले थे कि नरेंद्र मोदी जी जो 15 लाख का वादा किया, तो जुमला था, किसने उनको ताकत दी कि वो देश के प्रधानमंत्री को ही नकार देंगे, देश के प्रधानमंत्री के बात को जुमला बता देंगे? वो ऊपर है क्या? प्रधानमंत्री से ऊपर है गृह मंत्री? खुद को ऊपर मानते हैं वो? मुझे अमित शाह जी से यही सवाल पूछना है। अगर आप ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ।